सुबह के 10 बज चुके थे। आकाश सोफे पर बैठा हुआ हाथ में रिमोट लिए टीवी देख रहा था। प्रिया किचन में नाश्ते के बर्तन धो रही थी। तभी आकाश के घर के सामने एक रिक्शा आकर रुकता है और उसका हॉर्न बार बार बजने लगता है। आकाश ने उसे अनदेखा किया और टीवी की आवाज बढ़ा दी। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया, तुम दरवाजा बंद नहीं करती हो। आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सीधे घर के अंदर तक आती है। आज रविवार का दिन है, लेकिन आज भी चैन से आराम करने को नहीं मिलेगा। ये कहकर वो फिर से टीवी देखने लगता है कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला ही था, क्योंकि प्रिया उसे बंद करने गई ही नहीं थी। इसके बावजूद आकाश खुद नहीं उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो, दरवाजे पर कौन आया है। लगता है मेरे ही घर पर कोई आया है। तभी तो रिक्शे का हॉर्न इतनी जोर जोर से सुनाई दे रहा था। प्रिया ने अंदर से ही कहा, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, तुम खुद उठकर जरा देख लो। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और वो टीवी देखता रह गया। ऑटो रिक्शा से रमेश जी और सुनीता जी उतरे थे, जो आकाश के बूढ़े माता पिता थे और वहां से 40 किलोमीटर दूर गांव में रहते थे। वे आज अपने बेटे और बहू से मिलने आए थे। उन्हें पता था कि रविवार का दिन है, इसलिए बेटा और बहू दोनों घर पर ही होंगे। चूंकि दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, इसीलिए वे छुट्टी के दिन ही आए थे। लेकिन आकाश और प्रिया दरवाजे तक नहीं आए। सुनीता जी और रमेश जी के हाथ में दो बड़ी बड़ी बोरियां थीं, जिन्हें अकेले उठा पाना उनके लिए मुश्किल था। रिक्शे वाले ने कहा, अंकल जी, इन बोरियों को उतार कर नीचे रख दो। आपके घर से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा है। रमेश जी बोले, मेरा बेटा आज रविवार होने के कारण घर पर ही होगा, पर ना जाने क्यों बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम इन दोनों बोरियों को निकालकर दरवाजे के पास ही रख दो। ये कहकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शे वाला एक एक करके दोनों बोरियों को उतारकर ठीक दरवाजे के सामने रख देता है। रमेश जी और सुनीता जी उन बोरियों की तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति इतनी नहीं थी कि वे उन्हें उठाकर अंदर ले आएं। वे बोरियों को दरवाजे के सहारे टिकाकर खुद अंदर आ जाते हैं। आकाश और प्रिया घर पर ही थे। आकाश अपने माता पिता को सामने खड़े देखकर अजीब सा मुंह बनाता है। रमेश जी कहते हैं, बेटा, तुम उठे नहीं। दरवाजा खोलने के लिए हमने कितनी बार डोरबेल बजाई, और बहू कहाँ है। आकाश झल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी पापा, आप लोग बिना बताए आ गए। आप लोगों ने एक फोन या मैसेज भी नहीं किया। प्रिया भी वहां आकर तंज कसते हुए कहती है, हाँ, यही लोग तो थे। तभी तो रिक्शे की इतनी आवाज आ रही थी। इन लोगों को कभी बताकर आना ही नहीं होता। अब देखिए, मैंने अभी अभी किचन साफ करके बर्तन धोए हैं। सोचा था कि दोपहर 2-3 बजे तक बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर कर लूंगी, क्योंकि आज रविवार है और मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना था। ना तो बहू और ना बेटे ने उनसे एक गिलास पानी के लिए पूछा, न बैठने को कहा और ना ही कोई हाल चाल लिया। बस आते ही माता पिता को सुनाने लगे। आकाश ने कहा, मैंने भी सोचा था कि आज पूरा दिन टीवी देखूंगा और आराम करूंगा, ताकि छुट्टी अच्छे से बीते। लेकिन इन लोगों को अपने घर में चैन सुकून नहीं मिलता। यहाँ हमें भी परेशान करने आ जाते हैं। दोनों बुजुर्ग इतना अपमान सहकर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुनीता जी को लगा कि कहीं उनके पति को बेटे की बातों का बुरा न लग जाए, इसलिए वे बात को संभालने के लिए आकाश को डांटते हुए कहती हैं, कैसी बातें कर रहा है आकाश। हम तेरे माता पिता हैं, तेरे घर तुझसे मिलने आए हैं, और तू कह रहा है कि बिना बताए मुंह उठाकर चले आए। क्या अपने ही घर में आने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे बेटा, हम तेरे माता पिता हैं। हम तो कभी तुझसे ये नहीं कहते कि तू बता करा। तेरा अपना घर है, तू जब चाहे जितने दिन चाहे रह। क्या अब तेरे पास आने के लिए भी हमें तेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। आकाश ने झुंझलाकर कहा, बस करो। एक तो बिना बताए आ गए और ऊपर से लेक्चर देने लगे। प्रिया, जाओ, इन दोनों को इनका कमरा दिखा दो, ताकि ये आराम करें। और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने। ये कहकर उसने रिमोट से टीवी बंद किया और अपने कमरे में चला गया। प्रिया ने अपने सास ससुर से कहा, चलिए आइए, आपको कमरा दिखा देती हूँ। मुझे भी अभी ब्यूटी पार्लर जाना है। प्रिया ने दोनों को एक कमरा दिखा दिया, जो बिल्कुल स्टोर रूम जैसा था। वहां एक पुराना पलंग, टूटी हुई कुर्सी
और घर की फालतू चीजें रखी हुई थीं। कमरे में जाकर दोनों को इतनी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। बेटे और बहू के इस अपमान से वे टूट चुके थे। फिर सुनीता जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ठीक ही तो कह रहे हैं वे दोनों। हफ्ते भर काम करते हैं और एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी हमारी वजह से बेकार हो गई। रमेश जी जो अभी तक चुप थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे बोले, अरे तुम उसकी तरफदारी छोड़ो, वो नालायक है। कोई अपने माता पिता से ऐसी बातें करता है? हमने अपनी मेहनत की कमाई लगा लगा कर उसे पढ़ा लिखा दिया। ये शहर का घर भी हमने ही खरीद कर दिया है, और आज वो यहाँ का मालिक बनकर बैठ गया है। वो हमें ही हमारे घर में आने से रोक रहा है। मेरा बस चले तो मैं उसे गली गली की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूं। वो तो तुम हो जो हमेशा बेटा बेटा करती रहती हो। देख ली ना आज की अपने बेटे की हरकत। सुनीता जी अपने पति को शांत करते हुए कहती हैं, अरे छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। अपना ही तो लड़का है, अब इतना भी क्या गुस्सा करना। सुनीता जी को उम्मीद थी कि बहू उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आएगी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी कोई एक गिलास पानी तक पूछने नहीं आया। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी और बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। प्रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी छोटी बहन दीक्षा आई थी। प्रिया खुशी से चहक उठी और अपनी छोटी बहन को गले लगाते हुए बोली, आजा दीक्षा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तूने आने में बड़ी देर कर दी। चल जल्दी से पहले नाश्ता कर ले, फिर हम दोनों ब्यूटी पार्लर चलेंगे। दीक्षा ने कहा, नहीं दीदी, नाश्ता रहने दो, पहले चलो ब्यूटी पार्लर चलते हैं। लेकिन प्रिया ने जिद करते हुए कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तू मेरे घर आए और भूखी प्यासी रहे। तुझे कुछ तो खाना ही पड़ेगा, वरना तेरे जीजा जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों बहनें मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। शोर सुनकर सुनीता जी जब कमरे से बाहर आईं तो बहू और उसकी बहन को इस तरह खुश देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे इस बात से दुखी नहीं थी कि वे दोनों हंस रही हैं, बल्कि इस बात से थी कि उन्हें आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे और बूढ़े माता पिता को बहू ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, जबकि बहन के आते ही नाश्ते की प्लेटें सज गईं। क्या वे इतने पराये हो गए थे कि एक गिलास पानी के भी हकदार नहीं थे? सुनीता जी ने अपने साथ लाए बैग में से थोड़े चने और मुरमुरे निकाले और अपने पति को देते हुए कहा, लो जी कुछ खा लो, अभी बहू और बेटा आराम कर रहे हैं। बहू ने कहा था ना कि उसे पार्लर जाना है, जब वो लौट कर आएगी तभी कुछ बनाएगी। रमेश जी ने तंज कसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि घर से कुछ खाना बनाकर चलते हैं, लेकिन तुमने ही कहा था कि सुबह 6 बजे की गाड़ी से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और दोपहर का खाना बहू बेटे के साथ ही खाएंगे। लो खाओ अब बहू बेटे के साथ खाना। ये सुनकर सुनीता जी को बहुत पछतावा हुआ। दोपहर के 12 बज चुके थे और उन्हें पता था कि उनके पति को भूख लगी होगी। वे बड़ी हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और बोली, बहू तेरे ससुर जी को भूख लगी है, किचन में अगर कुछ बचा हुआ हो तो दे दे, मैं उन्हें खाने के लिए दे दूं। हम लोग सुबह घर से भी खाकर नहीं आए थे। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, खाकर क्यों आओगे? तुम लोगों को तो लगता है कि बहू यहाँ नौकरानी है कि तुम आओगे और वो तुरंत रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देगी। मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और जो थोड़ा बहुत नाश्ता बचा था वो मैंने अपनी बहन को दे दिया। अभी यहाँ कुछ नहीं बचा है। सुनीता जी ने नम्रता से कहा, बहू ऐसा करो तो मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। मैं तुम्हारे ससुर जी के लिए दोपहर में खिचड़ी ही बना देती हूँ। सब्जी रोटी बनाने में ज्यादा समय लगेगा और उन्हें तेज भूख लगी है। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, वहीं किचन में रखा है, जाकर बना लो, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना। मुझे मेरा किचन जैसा है वैसा ही साफ मिलना चाहिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ी, फिर रुककर बोली, माँ जी रुकिए, आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कि कितना बनाना है। मैं खुद ही चावल और मूंग की दाल निकाल कर दे देती हूँ। वो किचन में आई और नाप कर 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी मूंग की दाल निकाल दी और बोली, लो इतने का ही बना लो, ज्यादा राशन खराब मत करना, वरना हमारे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। ये कहकर वो अपनी बहन के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई। सुनीता जी ने 2 मुट्ठी चावल में 1.5 गिलास पानी, नमक और हल्दी डालकर खिचड़ी बनाई। अब इतने कम राशन में कितनी खिचड़ी बनती कि दोनों का पेट भर पाता? वे पहले प्लेट अपने पति के लिए लेकर गईं और बोले, लो जी, गरम गरम खिचड़ी खा लो, इससे पेट को आराम मिलेगा।
रमेश जी ने देखा कि वो सिर्फ एक ही प्लेट लेकर आई हैं, तो बोले, तुम एक ही प्लेट क्यों लाई हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? जाओ अपने लिए भी लेकर आओ। सुनीता जी ने बहाना बनाया, अरे आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे अभी भूख नहीं है। रमेश जी ने कहा, पागल मत बनो, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तुम्हें भूख क्यों नहीं होगी? उनके जिद करने पर सुनीता जी किचन में गईं और कुकर में बची हुई थोड़ी सी खिचड़ी खुरच कर अपनी प्लेट में ले आईं। रमेश जी सब समझ गए कि बहू ने राशन ही कम दिया होगा, इसलिए वो बहाने बना रही हैं। रमेश जी ने अपनी प्लेट से आधी खिचड़ी अपनी पत्नी की प्लेट में डाल दी। दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे और अपनी भूख को दबाकर संतुष्ट होने का प्रयास कर रहे थे। शाम को प्रिया अपनी बहन के साथ बाहर से ही खाना पैक करवा कर ले आई। उन तीनों, आकाश, प्रिया और दीक्षा ने घर पर बैठकर आराम से खाना खाया, लेकिन बूढ़े माता पिता की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सुनीता जी ने एक बार फिर हिम्मत करके किचन में जाकर बहू से कहा, बहू, रात के खाने के लिए कुछ तो बनाना चाहिए था ना? प्रिया ने भड़कते हुए कहा, माँ जी, मैं अभी ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर आई हूँ। मैं इस गर्मी में किचन में नहीं जाऊंगी, मेरा फेस खराब हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। आपने दोपहर में जो खिचड़ी बनाई थी, क्या वो सब खत्म हो गई? सुनीता जी ने कहा, बहू, 2 मुट्ठी चावल में तो एक वक्त का भी पूरा नहीं पड़ता। दोपहर में ही हम दोनों का पेट नहीं भरा था। प्रिया ने बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं गांव के देहाती लोग कितना खाते हैं। सुनीता जी ने ये बात सुन ली, लेकिन अपने पति को तकलीफ से बचाने के लिए वे चुप रहीं और बोली, ठीक है बहू, तू मुझे थोड़ा आटा दे दे, मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ। प्रिया ने उन्हें सिर्फ 5 रोटी का आटा नाप कर दिया और कहा कि ज्यादा तामझाम मत करना, किचन गंदा होता है। सुनीता जी ने किसी तरह टमाटर की चटनी और 5 रोटियां बनाई, जिसे दोनों ने आधा आधा बांटकर खाया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बहू रोज बाहर से खाना मंगाती, लेकिन सास ससुर के लिए कुछ नहीं बचता। एक दिन सुनीता जी ने आकाश से बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आकाश, ये सब क्या नाटक है? तेरी पत्नी हम दोनों के लिए खाना तक नहीं बनाती। बहू का फर्ज होता है कि वो सास ससुर की सेवा करे। अगर वो हमारे हाथ पैर नहीं दबा सकती, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से दे। लेकिन आकाश ने अपनी माँ की बात समझने की बजाय उल्टा उन्हें ही सुनाना शुरू कर दिया। माँ, एक तो तुम लोग जब देखो बिना बताए मुंह उठाकर चले आते हो और यहाँ आकर हमें परेशान करते हो। हम कभी खुद बना लेते हैं तो कभी बाहर से मंगा लेते हैं। तुम लोगों को पता है कि हम दोनों नौकरी करते हैं, तो तुम लोगों से अपने गांव में शांति से क्यों नहीं रहा जाता? क्यों यहाँ चले आते हो? ये सुनकर रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, नालायक, तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल इसलिए नहीं बनाया था कि तू आज हमें अपने ही घर में अपमानित करे। जिस मकान में तू आज ऐश कर रहा है, इसे मैंने गांव की जमीन बेचकर बनवाया है, वरना तू भी आज गांव के किसी टूटे घर में होता या शहर में किराए के मकान में भटक रहा होता। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है, तो तू ये घर छोड़ और किराए के मकान में जा। मैं इस घर को किराए पर चढ़ा दूंगा। ला, मुझे पैसे दे, हम वापस जा रहे हैं। तेरे जैसे नालायक बेटे के साथ हमें नहीं रहना। आकाश ने बेशर्मी से कहा, आपने कोई एहसान नहीं किया है। हर माता पिता अपनी औलाद के लिए घर बनाते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। आपने कोई दुनिया से अलग काम नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो हमारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है। हम दोनों कमाने के बाद भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों का गांव में खर्च ही क्या है? वहां कौन सा ब्यूटी पार्लर या होटल का खर्च होता है? मेरे पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है। घर में बहस बहुत बढ़ गई। अंत में निराश होकर रमेश जी ने अपना बैग उठाया और अपनी पत्नी से कहा, अब कुछ और सुनना बाकी रह गया है क्या? चलो यहाँ से। दोनों बुजुर्ग बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल गए, लेकिन ना तो बेटे का दिल पसीजा और ना ही बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों वापस गांव लौट आए। उनके जाने के बाद प्रिया ने चैन की सांस ली और आकाश से बोली, देखा, तुम्हारे माता पिता कितना एहसान जताते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया और शादी में इतना सब कुछ दिया, पर वे कभी एहसान नहीं जताते।
आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कपड़े बदले और बाहर घूमने चला गया। गांव पहुंचकर सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। रमेश जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे पागल, तू ऐसे बेटे बहू के लिए रो रही है जिनके दिल में अपने माता पिता के लिए जरा सी भी दया नहीं है। अब उनके प्रति अपना मोह त्याग दो। सुनीता जी चाहकर भी आकाश के बचपन की बातें नहीं भूल पा रही थी। जब वो उनकी उंगली पकड़े बिना कहीं नहीं जाता था। वो 10-12 साल की उम्र तक भी अपनी माँ के बिना कहीं नहीं रहता था। लेकिन आज वही बेटा पत्नी के आने के बाद बदल गया था। सुनीता जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने पति को दूध और दवाइयां दी, पर वे अंदर से उदास रहने लगी थी। एक दिन वे अपने आंगन में बैठी थीं कि तभी एक बुजुर्ग औरत सिर पर साड़ियों का गट्ठर लिए गली से आवाज देती हुई गुजरी, साड़ी ले लो बहन, साड़ी ले लो। सुनीता जी ने उसे आवाज देकर बुलाया, अरे बहन, जरा यहाँ ठहरो, थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो। उस औरत ने कहा, बहन, आराम करने का समय कहाँ है, अगर साड़ी देखनी हो तो बताओ। उसने आंगन में बैठकर अपना गट्ठर खोला। सुनीता जी ने कुछ साड़ियां उलट पुलट कर देखी और घर में पहनने के लिए 2 साड़ियां पसंद कर लीं। जब वे पैसे लेने अंदर गईं तो साथ में एक कटोरी दूध और पानी भी ले आईं। सुनीता जी ने पूछा, बहन, इस उम्र में तुम इतनी धूप में साड़ियां बेचती हो, क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है बहन, मेरे 4 बेटे हैं। चारों की शादी हो चुकी है और वे अपने बाल बच्चों के साथ शहर में रहते हैं। कभी कभार फोन कर लेते हैं, पर सिर्फ औपचारिकता के लिए। वे अपनी माँ को भूल चुके हैं। एक समय था जब उन चारों का बोझ उठाते उठाते मेरे पास खुद के लिए समय नहीं बचता था, और आज उनके पास अपनी बूढ़ी माँ का हालचाल पूछने का समय नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का खर्च चलाने और खुद को व्यस्त रखने के लिए ये काम शुरू कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब किसी की याद नहीं आती। सुबह अपने लिए 2 रोटियां बनाती हूँ और दिन भर गांव की महिलाओं से बातचीत करते हुए अपनी इज्जत की कमाई कमाती हूँ। उसकी बातें सुनकर सुनीता जी के मन में एक नई प्रेरणा जागी। उन्होंने साड़ियां खरीदी और उस औरत को विदा किया। वे अपने पति के पास गईं और साड़ियां दिखाते हुए बोलीं, सुनिए जी, मुझे कुछ काम शुरू करना है। आपको तो पता ही है कि मुझे सिलाई का कितना शौक है। बस घर गृहस्थी के चक्कर में कभी मौका नहीं मिला। अब मैं खाली हूँ और अपने इस शौक को अपना बिजनेस बनाना चाहती हूँ। रमेश जी ने उनका पूरा साथ दिया और बाजार से 1 दर्जन कट पीस कपड़े ला दिए। सुनीता जी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, उसकी साफ सफाई की और ड्रेसेस सिलने लगी। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने काम के बारे में बताया। उनके बनाए ड्रेसेस की डिजाइन सबको इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते सारे कपड़े बिक गए। धीरे धीरे उनकी कला की चर्चा पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। अब सुनीता जी थोक के भाव में कपड़ा मंगाने लगी और उन्होंने काम संभालने के लिए 2 कारीगर और एक कटिंग मास्टर भी रख लिया। उन्होंने शहर के थोक व्यापारियों से संपर्क किया, जो उनकी फिनिशिंग और डिजाइन देखकर उनके ड्रेसेज खरीदने के लिए तैयार हो गए। सुनीता जी का ये छोटा सा काम अब एक बड़े कारखाने में तब्दील हो चुका था। उन्होंने अपनी कमाई से अपने पुराने कच्चे मकान को एक सुंदर 2 मंजिला पक्के मकान में बदल दिया और बैंक में अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए। अब वे अपने बहू बेटे के गम से पूरी तरह बाहर आ चुकी थीं। दूसरी तरफ शहर में माता पिता के जाने के बाद आकाश और प्रिया खूब पार्टियां कर रहे थे। प्रिया की बहन दीक्षा भी वहीं रह रही थी। साले साली के सामने अपनी शान दिखाने के चक्कर में आकाश ने काफी कर्ज ले लिया था। एक दिन आकाश ने प्रिया से कहा, प्रिया, इस छोटी सी नौकरी से अब गुजारा नहीं होता। महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस शुरू कर लूं। प्रिया ने भी सहमति जताई। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए प्रिया ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इस शहर वाले घर पर बैंक से लोन ले लें और उस पैसे से बिजनेस शुरू करें। जब मुनाफा होगा तो लोन चुका देंगे। आकाश ने ऐसा ही किया और घर गिरवी रखकर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया। लेकिन उनका बिजनेस पूरी तरह फ्लॉप हो गया और सारे पैसे डूब गए। अब उसके पास बैंक की किस्त भरने के भी पैसे नहीं बचे थे।
3 महीने तक किश्त न भरने के कारण बैंक से घर की कुर्की के नोटिस आने लगे। कर्ज के दलदल में फंसे आकाश और प्रिया बेहद परेशान हो गए। तब प्रिया ने कहा, चलो गांव चलते हैं, तुम्हारे माता पिता के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, उनसे मदद मांगते हैं। जब दोनों गांव पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। जहां कभी पुराना कच्चा मकान था, वहां अब एक आलीशान 2 मंजिला मकान खड़ा था। घर के अंदर का ठाट बाट देखकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर में नया सोफा, आधुनिक पलंग और सारा ऐशो आराम का सामान मौजूद था। प्रिया तुरंत चिल्लाने लगी, अरे माँ जी, आपके पास इतना पैसा था, और जब हम शहर में एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, तब आप हमसे पैसे मांगने का नाटक करने आई थी। आपने हमें बिना बताए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आकाश ने अंदर जाकर देखा कि वहां कपड़ों का कारखाना चल रहा था। वो बेशर्मी से बोला, माँ, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वैसे भी ये सब कुछ आखिरकार मेरा ही तो है। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। शहर का घर बचाने के लिए मुझे तुरंत पैसे दीजिए। ये सुनते ही रमेश जी का गुस्सा भड़क उठा। नालायक, तू किस हक से यहाँ पैसे मांगने आया है? किसने कहा कि ये सब तेरा है? प्रिया और आकाश दोनों बहस करने लगे। आखिर बुढ़ापे में आप लोगों की मति मारी गई है क्या? इकलौते बेटे को छोड़कर ये संपत्ति आप किसे देंगे? हमें पैसे चाहिए और हम लेकर ही रहेंगे। आकाश ने धमकी देते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। अगर आप लोगों ने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस बुलाऊंगा कि माता पिता अपने बेटे को उसकी संपत्ति के अधिकार से बेदखल कर रहे हैं। सुनीता जी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थीं, बाहर आईं और उन्होंने खींचकर आकाश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, तू हमें पुलिस की धमकी देगा? रुक, पुलिस मैं खुद बुलाती हूँ। उन्होंने तुरंत फोन मिलाकर पुलिस को बुला लिया। आधे घंटे बाद जब पुलिस घर पहुंची तो इत्तेफाक से उस टीम में प्रिया का सगा भाई, जो पुलिस में था, वो भी शामिल था। अपने भाई को देखकर प्रिया खुश हो गई और बोली, भैया देखो ना, मेरे सास ससुर हमारे साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। ये हमें अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, इन्हें समझाओ। लेकिन उसके भाई ने कड़े लहजे में कहा, दूर हटो प्रिया, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पर आया हूँ, तेरा भाई बनकर नहीं। कानूनन माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं होता जब तक वे खुद न देना चाहें। पुलिस के साथ आए वकील ने भी साफ कर दिया कि ये संपत्ति सुनीता जी और रमेश जी की अपनी मेहनत की है, इसलिए आकाश को इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। प्रिया के भाई ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, मैं तेरी हरकतों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तूने अपने सास ससुर को शहर वाले घर से अपमानित करके निकाला था, तब पिताजी और मुझसे इन्होंने मुलाकात की थी और सब कुछ बताया था। हमें उस वक्त तुझ पर बहुत शर्म आई थी। आज जब ये अपने दम पर सम्मान से जी रहे हैं, तो तू यहाँ फिर से जबरदस्ती करने आ गई। अगर तुमने यहाँ तमाशा बंद नहीं किया तो मैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। ये सुनकर आकाश और प्रिया का मुंह उतर गया। रमेश जी ने गरजते हुए कहा, अब सीधे मुंह यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। दोनों पति पत्नी अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहां से चले गए। आज सुनीता जी के आंसू नहीं बहे। वे मुस्कुराकर अपने पति से बोली, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने अपने बेटे के मुंह को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपने आत्मसम्मान के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए अपनी आगे की जिंदगी शांति से बिताने लगी। दोस्तों, क्या ऐसे बेशर्म बहू बेटे को सबक जरूर सिखाना चाहिए या फिर सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।